आसमान के इस दिलकश और रहस्यमय नज़ारे ने सदा ही हमें सोचने पर मजबूर किया है। किसी जमाने में जो हम रात को आसमान में देखते थे तो हमें यह अनगिनत तारे और एक दूधिया पट्टी जिसे मिल्की वे या आकाश गंगा कहते हैं नजर आता था। आज लाइट पोल्यूशन के कारण यह हमें नजर नहीं आता। आज हम इसे केवल धरती के कुछ सुदूर जगहों से ही देख सकते हैं जहां आर्टिफिशियल लाइटिंग नहीं है। इस नज़ारे ने सदा ही मानव को अचरज में डाला है। अलग अलग काल में अलग अलग लोगों ने अपने अपने समय की समझ के अनुसार इस दूधिया पट्टी को समझाने का प्रयास किया है। मसलन 5वीं सदी ईसा पूर्व में डेमोक्रिटस ने सुझाया कि शायद मिल्की वे कई सारे तारों से मिलकर बना हुआ है। अरिस्टोटल के अनुसार मिल्की वे आसमान के ऊपरी हिस्से में स्थित है जहां पर बाकी के आकाशीय खंड मौजूद हैं। उनके अनुसार यह मिल्की वे असल में बहुत सारे बड़े बड़े तारे जो एक दूसरे के काफी करीब हैं, उनके ज्वलनशील श्वास छोड़ने की वजह से हमें नजर आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडी जीनियस। आज हम बात करने वाले हैं गैलेक्सीज की ओरिजिन और एवोल्यूशन के बारे में। अगर आप ब्रह्मांड में देखें तो जो भी चीजें आपको नजर आएंगी वह ज्यादातर गैलेक्सीज में ही मौजूद हैं। आप जो भी सेलेस्टियल बॉडीज देखते हैं, चाहे तारे, ग्रह या फिर कोई अन्य खंड, यह सभी गैलेक्सीज में ही स्थित हैं। गैलेक्सीज डस्ट, गैस, डार्क मैटर और कुछ लाख से लेकर कई अरब तारों के विशाल सिस्टम हैं जो ग्रेविटी के कारण एक दूसरे से बंधे हुए हैं। यह माना जाता है कि लगभग सभी बड़ी गैलेक्सीज के केंद्र में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है। हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे के अंदर 100 से 400 अरब तारे हैं। इन्हीं में से एक है हमारा सूर्य। यह सभी सेजिटेरियस ए स्टार का चक्कर लगाते हैं जो हमारी गैलेक्सी के केंद्र में स्थित एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है। इसका मास लगभग 40 लाख सूर्यों के बराबर है। ब्रह्मांड में हम जितना गहरा देखते हैं हमें और ज्यादा गैलेक्सीज नजर आती हैं। एक अनुमान के अनुसार हमें नजर आने वाले ब्रह्मांड में 2000 अरब जितनी गैलेक्सीज मौजूद हो सकती हैं। इनमें से कुछ हमारी मिल्की वे जैसी हैं और कुछ इससे बिल्कुल अलग। गैलेक्सीज कैसे बनी यह समझने के लिए हमें पहले यह समझना पड़ेगा कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि इसका रहस्य कि आखिर गैलेक्सीज क्यों और कैसे बनी यह ब्रह्मांड की शुरुआत से ही जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज से 14 अरब वर्ष पहले एक धमाका हुआ था जिसे बिग बैंग कहते हैं। इसी धमाके से ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। इस धमाके में बहुत सारी ऊर्जा उत्पन्न हुई। बिग बैंग से उत्पन्न ज्यादातर ऊर्जा हमें डार्क एनर्जी के रूप में दिखाई देती है जो ब्रह्मांड को एक्सपांड कर रही है। जैसे जैसे हमारा ब्रह्मांड और बड़ा और ठंडा होता गया, डार्क एनर्जी के अतिरिक्त बाकी की ऊर्जा कणों के रूप में संघनित या कंडेंस होने लगी। यह कण कई प्रकार के थे। इनमें से कुछ ऐसे थे जिनसे हम और आप बने हैं, यानी कि सामान्य मैटर, और बाकी ऐसे थे जिनसे बाकी की चीजें बनी जो इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं या जिनके होने की संभावना है, जैसे डार्क मैटर। बिग बैंग के लगभग 3 लाख साल बाद हाइड्रोजन और हीलियम के पहले एटम्स का बनना शुरू हुआ। इस समय के लगभग सभी हाइड्रोजन एटम्स न्यूट्रल थे, जिसकी वजह से वे फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेते थे। फोटॉन्स के न होने की वजह से ब्रह्मांड में चारों ओर अंधेरा था, इसलिए इस समय को कॉस्मिक डार्क एजेस भी कहा जाता है। ब्रह्मांड में हाइड्रोजन के यह एटम्स किसी महासागर की तरह चारों ओर समान रूप से फैले हुए थे। डेंसिटी फ्लक्चुएशंस के कारण इस महासागर में कई जगहों पर हाई डेंसिटी रीजन्स या लम्प्स बनने लगे। इन लम्प्स के फॉर्मेशन में केवल सामान्य मैटर का गुरुत्वाकर्षण काफी नहीं था, इसमें डार्क मैटर के गुरुत्वाकर्षण ने भी बहुत अहम किरदार अदा किया। भले ही डार्क मैटर हमसे यानी सामान्य मैटर से किसी भी और प्रकार से इंटरेक्ट नहीं करता है, मगर इसकी भी ग्रेविटी होती है। तो हम कह सकते हैं कि यह लम्प्स केवल ऑर्डिनरी मैटर से नहीं बल्कि डार्क मैटर और ऑर्डिनरी मैटर दोनों से मिलकर बने थे। इन लम्प्स की वजह से ब्रह्मांड में विशाल स्ट्रक्चर्स दिखाई देने लगे। लम्प्स के इन प्राचीन स्ट्रक्चर्स से ही बाद में गैलेक्सीज बनती हैं। उन प्रक्रियाओं को जिनसे शुरुआती गैलेक्सीज बनी अभी तक सही से समझा नहीं जा सका है। गैलेक्सीज के फॉर्मेशन को समझाने वाली कई थियरीज हैं। इन थियरीज को 2 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है, टॉप डाउन और बॉटम अप थियरीज। टॉप डाउन थियरीज का कहना है कि पहले गैलेक्सीज के आकार के बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बने और बाद में
इन स्ट्रक्चर्स में लोकल कोलैप्सेस के कारण इनमें बाकी की चीजें बनी। बॉटम अप थियरीज का कहना है कि शुरुआती ब्रह्मांड के लम्स गैलेक्सीज के आकार के नहीं थे, बल्कि इससे काफी छोटे थे, जिनसे पहले कुछ लाख तारों वाले ऐसे छोटे छोटे क्लस्टर्स बने जिन्हें ग्लोबुलर क्लस्टर्स कहते हैं, और बाद में इन क्लस्टर्स के एक दूसरे में मिलने से गैलेक्सीज बनी। खैर, चाहे जो भी हुआ हो, आगे बढ़ते हैं। इन लम्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन से पहले तारे बने। जब तक यह पहले तारे बने, ब्रह्मांड 40 करोड़ साल का हो चुका था। यह शुरुआती तारे लगभग पूरे के पूरे हाइड्रोजन और हीलियम से बने हुए थे। क्योंकि इन लम्स में गैसेस की कोई कमी नहीं थी, इसलिए ये तारे बहुत मैसिव थे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारी तारे काफी जल्दी मर जाते हैं, यह तारे भी अपने फ्यूल को जल्दी कंज्यूम करके ब्रह्मांड में चारों ओर हैवी एलिमेंट्स बिखेरते हुए सुपरनोवा के रूप में समाप्त हो गए होंगे। यह हाइड्रोजन से भारी वे तत्व थे जिनसे बाद में धरती जैसे पथरीले ग्रह बने और जो जीवन के निर्माण के लिए आवश्यक थे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बेहद भारी तारे मरने पर ब्लैक होल में तब्दील हो जाते हैं। इन शुरुआती तारों के मरने से बहुत सारे ब्लैक होल्स बने। यह ब्लैक होल्स बाद में एक दूसरे में मिलकर बहुत बड़े ब्लैक होल का रूप लेने लगे। यह वही सुपरमैसिव ब्लैक होल हैं जो आज ग्लोबुलर क्लस्टर्स और ज्यादातर गैलेक्सीज के केंद्र में पाए जाते हैं। हालांकि यह थियरी भी डिबेटेड है, क्योंकि नई फाइंडिंग्स में कुछ ऐसी गैलेक्सीज मिली हैं जो इतनी ज्यादा पुरानी है कि वे बिग बैंग से सिर्फ कुछ अरब वर्ष बाद ही बनी थी। इनमें भी क्वेजार नजर आ रहे थे, जो यह दर्शाता है कि इनके केंद्र में उस समय भी एक सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद था। पर यह संभव नहीं हो सकता कि यह ब्लैक होल कोई स्टेलर ब्लैक होल हो, यानी कि तारों के मरने से बने ब्लैक होल हो, क्योंकि इतने कम समय के अंदर इतने सारे तारे नहीं मर सकते कि वे इतने बड़े ब्लैक होल का निर्माण कर सके। क्योंकि ब्रह्मांड के पहले तारे बिग बैंग से कुछ 40 करोड़ वर्ष बाद ही बनने शुरू हुए थे। इसके अलावा भी ऐसी बहुत सी ऑब्जर्वेशंस है जिन्हें यह हाइपोथेसिस समझा नहीं पाती। कुछ लोगों का यह मानना है कि शुरुआती सुपरमैसिव ब्लैक होल्स तारों के मरने से नहीं बने थे, बल्कि यह शुरुआती ब्रह्मांड में मौजूद हालातों की वजह से बने प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स हैं, जो ग्रेविटेशनल फ्लक्चुएशंस के कारण बने होंगे। पर इन सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के फॉर्मेशन की यह थियरी भी डिबेटेड है। इनके फॉर्मेशन को समझाने वाली और भी थियरीज हैं, पर कोई भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। खैर, हमारे लिए अभी यह जानना काफी है कि यह सुपरमैसिव ब्लैक होल्स जो ग्लोबुलर क्लस्टर्स और गैलेक्सीज के केंद्र में पाए जाते हैं, उस समय भी मौजूद थे, और गैलेक्सीज के एवोल्यूशन में इनका भी एक महत्वपूर्ण हाथ है। बाद में बने तारे शुरुआती तारों से छोटे थे, और इनके बनने के बाद इनके इर्द गिर्द बचे गैस और धूल के कणों से बाकी की चीजें जैसे ग्रह, उनके चांद और अन्य खंड बने। अभी भी गैलेक्सीज के निर्माण के कई प्रश्नों के उत्तर बाकी है। ब्रह्मांड की शुरुआती गैलेक्सीज आज की गैलेक्सीज की तुलना में काफी छोटी थी, पर धीरे धीरे यह छोटी छोटी गैलेक्सीज आपस में टकराने लगी और भी बड़ी गैलेक्सीज का रूप लेने लगी, और धीरे धीरे हमें ब्रह्मांड वैसा नजर आने लगता है जिस रूप में आज हम इसे देखते हैं। हमारी मिल्की वे भी ऐसी कई सारी गैलेक्सीज के मर्जर से बनी होगी। आज भी गैलेक्सीज का एक दूसरे से टकराना रुका नहीं है। आज भी गैलेक्सीज एक दूसरे से टकरा रही हैं और भी बड़ी गैलेक्सीज का निर्माण कर रही है। आज से कुछ 5 अरब वर्ष बाद हमारी गैलेक्सी मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी भी आपस में टकराएंगी, जिससे वे और भी बड़े गैलेक्सी का निर्माण करेंगी। क्योंकि एलिप्टिकल गैलेक्सीज में ज्यादातर वृद्ध तारे होते हैं और इनमें स्पाइरल गैलेक्सीज से कम गैस होता है। ऐसा लगता है कि गैलेक्सीज के विभिन्न प्रकार असल में किसी गैलेक्सी के जीवन के अलग अलग पड़ाव को दर्शाते हैं। जैसे जैसे स्पाइरल गैलेक्सीज उम्र में बढ़ती जाती हैं, दूसरे गैलेक्सीज से इंटरेक्ट और मर्ज होती हैं, वे अपने जाने पहचाने आकार को खो देती हैं और एलिप्टिकल गैलेक्सीज बन जाती हैं।
पर अभी भी गैलेक्सीज के एवोल्यूशन को ठीक से समझा नहीं जा सका है। शायद भविष्य में गैलेक्सीज के जीवन चक्र को और बेहतर समझा जा सकेगा। चलिए अब हम समझते हैं कि क्या गैलेक्सीज का भी अंत हो सकता है। ब्रह्मांड में हर किसी चीज का अंत होता है। जो चीज बनी है उसे मिटना ही है, और गैलेक्सीज तो क्या, स्वयं ब्रह्मांड भी इससे परे नहीं। आज हम जिन गैलेक्सीज को देख रहे हैं यह सदा ऐसी नहीं रहेंगी। धीरे धीरे इन गैलेक्सीज के अंदर मौजूद गैस खत्म हो जाएगी और इनमें नए तारों का बनना बंद हो जाएगा। आज भी ऐसी बहुत सी गैलेक्सीज हैं जिनके अंदर नए तारों का बनना बंद हो चुका है, और धीरे धीरे जैसे जैसे ब्रह्मांड की उम्र बढ़ती जाएगी पुराने तारे भी नष्ट हो जाएंगे, और फिर धीरे धीरे ब्रह्मांड में जो भी चीजें मौजूद हैं वह भी खत्म हो जाएंगी। ब्रह्मांड के फैलने के कारण धीरे धीरे सब चीजें एक दूसरे से दूर होती जाएंगी। एक समय ऐसा आएगा जब तारों के बीच का आपसी गुरुत्व भी ब्रह्मांड के फैलाव के सामने कमजोर पड़ जाएगा, और तारे भी एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, और फिर ब्रह्मांड में गैलेक्सीज नहीं होंगे। धीरे धीरे यह तारे भी खत्म हो जाएंगे। फिर एक वक्त ऐसा आएगा जब तारों के न होने के कारण ब्रह्मांड में अंधेरा छा जाएगा। ग्रह और बाकी की चीजें कुछ और वक्त तक इन तारों के अवशेषों जैसे व्हाइट ड्वार्फ, न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल्स का चक्कर लगाती रहेंगी। धीरे धीरे यह सब कुछ भी खत्म हो जाएगा। ब्लैक होल्स भी इवोपरेट हो जाएंगे और ब्रह्मांड में सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक वक्त के बाद ब्रह्मांड के फैलाव के कारण कण भी नष्ट हो जाएंगे और ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं बचेगा। पर डरने की जरूरत नहीं है। अभी ब्रह्मांड कई अरब वर्षों तक हमें जैसा दिखाई दे रहा है वैसा ही बना रहेगा। अब चलिए समझते हैं कि आखिर हमें यह सब मालूम कैसे पड़ता है कि गैलेक्सीज कैसे बनी, यह किस प्रकार से इवॉल्व होती है। आखिर आप गैलेक्टिक स्केल पर देखें तो चीजें बहुत धीमी गति से होती हैं। गैलेक्टिक स्केल पर कोई घटना घटने में अरबों वर्ष लग जाते हैं, और मानव का जीवन इतना बड़ा नहीं होता है कि वे उन्हें अपनी आंखों से देख सके। पर यदि आप ब्रह्मांड में देखें तो यहाँ पर बहुत सारी गैलेक्सीज मौजूद हैं, और वे हमसे अरबों प्रकाश वर्ष दूर हैं, क्योंकि प्रकाश को वहाँ से हम तक आने में एक सीमित समय लगता है। इसलिए हम इन गैलेक्सीज को उस रूप में देख सकते हैं जिस रूप में ये उस समय थी जिस समय इनसे प्रकाश निकलना शुरू हुआ था। हम अंतरिक्ष में जितना दूर देखते हैं हम वक्त में उतना ही पीछे देख रहे होते हैं, और बेहतरीन टेलीस्कोप्स की सहायता से अंतरिक्ष में और गहराई तक देखा जा सकता है। यानी कि हम अंतरिक्ष को उसके और युवा रूप में देख सकते हैं, यानी कि उस समय जब बिग बैंग के कुछ करोड़ वर्ष ही बीते थे, और हम जान सकते हैं कि तब ब्रह्मांड कैसा था। और ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज को देख करके और उनमें सिमिलरिटीज को समझ करके हम यह समझ सकते हैं कि आखिर गैलेक्सीज किस तरीके से इवॉल्व होती हैं। इस वीडियो में हमने समझा कि किस तरीके से गैलेक्सीज बनती हैं, इवॉल्व होती हैं, और किस तरीके से उनका अंत होता है। धन्यवाद। आप देखते रहिए एनडी जीनियस।